14 अगस्त 2005 सुबह का वक्त था। हिलियोस फ्लाइट 522 साइप्रस के लारनाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ग्रीस के एथेंस इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाने के लिए तैयार थी। सुबह के करीब 9:07 पर फ्लाइट ने उड़ान भरी। उस समय इसमें 115 पैसेंजर और 6 क्रू मेंबर सहित 121 लोग सवार थे और इसे उड़ा रहे थे 58 वर्षीय जर्मन कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पायलट हेंस जर्गन मल्टेन, जिन्हें कुल 16,900 फ्लाइट आवर्स का अनुभव था। वहीं इनके को पायलट के तौर पर मौजूद थे 51 वर्षीय टेम्पोट सारलंग, 7,549 फ्लाइट आवर्स का अनुभव था। वहीं फ्लाइट अटेंडेंस के तौर पर एंड्रियास कोंड्रोमो कमान संभाल रही थी। उड़ान करने के 5 मिनट बाद यानी कि 9:12 पर प्लेन 12,040 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया और इस ऊंचाई पर पहुंचने के बाद अचानक प्लेन में एक अलार्म बजने लगता है। जब इस अलार्म की जांच की गई तो पता चला कि ये टेक ऑफ कंफर्मेशन अलार्म था। टेक ऑफ कंफर्मेशन अलार्म तब बजता है जब प्लेन ग्राउंड पर होता है और उड़ान भरने के लिए तैयार नहीं होता। ऐसे में 12,000 फीट की ऊंचाई में इस अलार्म के बजने का मतलब दोनों पायलट को समझ नहीं आ रहा था। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क साधना ही उचित समझा। फिर उन्होंने तुरंत ही एटीसी से संपर्क कर उन्हें बताया कि उनके विमान का टेक ऑफ कंफर्मेशन अलार्म बज रहा है। पायलट एटीसी को यह सब बता ही रहे थे कि तब तक प्लेन के कॉकपिट में मौजूद कंट्रोल पैनल पर कई सारे अलार्म एक साथ बजना शुरू हो गए और इन अलार्म की आवाज के कारण पायलट की आवाज एटीसी तक पहुंचना भी बंद हो गई। साथ ही प्लेन का मास्टर अलार्म भी बजने लगा था। इसका मतलब था कि प्लेन के कई सारे सिस्टम एक साथ ओवरहीट हो चुके हैं। दोनों ही पायलट की दिक्कत अब बढ़ने लग गई थी। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये सब क्या हो रहा है। इधर ये सब देखकर प्लेन में अफरा तफरी का माहौल बन गया था। क्रू मेंबर लगातार यात्रियों को शांत कर रहे थे। पैसेंजर को सांस लेने में काफी दिक्कत आ रही थी, इसलिए ऑक्सीजन मास्क अपने आप ही नीचे आ गए। जब प्लेन में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है तो ऑक्सीजन मास्क अपने आप नीचे आ जाते हैं। इस दौरान प्लेन लगभग 18,000 फीट की ऊंचाई पर था। पायलट बार बार एटीसी से संपर्क कर उन्हें अपनी समस्या बता रहे थे। उनकी बात एटीसी तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। कुछ ही देर में प्लेन का एटीसी से कनेक्शन भी पूरी तरह से टूट गया। इसके बाद भी एटीसी ने बार बार पायलट से संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। प्लेन अब लगातार ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा था। आमतौर पर इस रूट पर फ्लाइट को 1 घंटे 45 मिनट का समय लगता है, यानी केवल 10:45 पर इस प्लेन को एथेंस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचना था। 9:23 पर प्लेन 24,000 ऊंचाई पर पहुंच चुका था। 9:37 पर यह विमान फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन में पहुंच गया। 10:12 से 10:50 तक एथेंस एटीसी यानी एथेंस एयर ट्रैफिक कंट्रोल की टीम रेडियो कॉल के जरिए इस प्लेन से संपर्क साधने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। 10:45 हो चुके थे। इस समय प्लेन को एथेंस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करना था, लेकिन प्लेन का अभी तक कुछ अता पता नहीं था। कुछ अनहोनी की आशंका के चलते ग्रीस अधिकारियों ने तुरंत ही अपने 2 सबसे बढ़िया F-16 फाइटर जेट को इस विमान को ढूंढने के लिए भेजा। कुछ ही देर में फाइटर जेट ने हिलियोस फ्लाइट 512 को ढूंढ लिया। इनमें से एक फाइटर जेट उड़ते उड़ते इस विमान के बहुत करीब आ गया था, देखने के लिए कि आखिर अंदर चल क्या रहा है। पायलट ने देखा कि प्लेन के अंदर मेन पायलट सिर नीचे करके बेसुध हालत में पड़ा हुआ है। फिर से फाइटर जेट नीचे गया और अब इसने पीछे वाली खिड़की से प्लेन के अंदर का जायजा लिया। फाइटर जेट के पायलट के लिए हैरानी वाली बात तो यह थी कि अपने बराबर में उड़ रहे 2 फाइटर जेट के बावजूद भी किसी भी पैसेंजर ने मुड़ के उनकी तरफ नहीं देखा। लगभग 11:49 पर फाइटर जेट के पायलट्स ने देखा कि एक शख्स कैबिन की तरफ से कॉकपिट की तरफ जा रहा है। कॉकपिट में बैठ इस शख्स को देखकर फाइटर जेट के पायलट ने इशारा कर स्थिति के बारे में जानना चाहा। यह शख्स भी उन फाइटर जेट्स के पायलट को कुछ बताना चाह रहा था, लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं पाया। तभी लगभग 1 मिनट बाद 11:50 पर प्लेन की लेफ्ट इंजन ने काम करना बंद कर दिया और प्लेन लेफ्ट साइड से झुककर तेजी से नीचे की ओर गिरने लगा। पायलट सीट पर बैठा उस शख्स ने कंट्रोल करने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन वो उसे कंट्रोल कर ही नहीं पा रहा था। ठीक 12 बजे प्लेन के राइट इंजन ने भी काम करना बंद कर दिया। प्लेन का कंट्रोल अब खो चुका था। 12:04 पर प्लेन एथेंस से लगभग 40 किलोमीटर दूर पहाड़ियों में जाकर क्रैश हो गया और उसके क्रैश होने के साथ ही उसमें सवार क्रू मेंबर समेत 121 लोगों की मौत हो गई। दोस्तों, एक बार महसूस कीजिए उस पल को जब 121 यात्रियों से भरा ये प्लेन पहाड़ियों से टकराया होगा। क्या गुजरी होगी उन फाइटर जेट्स के पायलट पर जिन्होंने लोगों को अपनी आंखों के सामने जाते हुए देखा होगा। इनके लिए कुछ भी नहीं कर पाए होंगे। क्रैश होने की खबर सभी जगह आग की तरह फैल गई। तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। सभी 121 लोगों डेड बॉडी को एक एक करके बाहर निकाला जाने लगा, लेकिन जब हाथ से डेड बॉडी की ऑटोप्सी की गई तो एक चौंका देने वाली बात सामने आई।
दरअसल जहाज में मौजूद क्रैश होने से पहले ही सभी लोग और पायलट मर चुके थे। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह था कि जब पायलट प्लेन का क्रैश होने से पहले ही मर चुके थे तो 2 घंटे तक प्लेन को कंट्रोल किसके पास था। तो दोस्तों, हमने वीडियो की शुरुआत में एक व्यक्ति का जिक्र किया था, फ्लाइट अटेंडेंट एंड्रियास रोडोमो। वो एंड्रियास ही थे जिन्होंने अभी तक इस जहाज को संभाले रखा था, क्योंकि अंत में उन्हीं की आवाज एटीसी को सुनाई दी थी। एंड्रियास ने करीब 5 बार टेढ़े मेढ़े कर मदद की गुहार लगाई। एंड्रियास के पास कॉमर्शियल पायलट का लाइसेंस तो था, लेकिन उन्हें इतना अनुभव नहीं था कि वे बोइंग 737 जैसे प्लेन को कंट्रोल कर सके। लेकिन इसके बावजूद वो विमान को घनी आबादी के क्षेत्र से दूर ले जाने में कामयाब रहे। जब एक्सपर्ट ने इस घटना के पीछे की वजह जानने की जांच शुरू की तो उसमें सामने आया कि प्लेन लेफ्ट साइड में झुक गया था, जिसका कारण यह था कि प्लेन के लेफ्ट इंजन में फ्यूल खत्म हो गया था। लेकिन अभी भी इस हादसे की जड़ तक पहुंचा जाना बाकी था। तभी इन्वेस्टिगेशन के एक अफसर की नजर कंट्रोल पैनल के एक बटन पर पड़ी और ये बटन था प्लेन के थ्रेशर को सेट करने का। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रेशराइज बटन पूरे जहाज में एयर का प्रेशर कंट्रोल करता है। नॉर्मली जहाज के बाहर लगे इंजन बाहर की हवा को थोड़ा थोड़ा करके अंदर भेजते रहते हैं ताकि विमान के अंदर बैठे लोगों को ऑक्सीजन मिल सके। आमतौर पर इस प्रेशराइज बटन को ऑटोमेटिक मोड पर ही रखा जाता है और अगर कभी इसे मैनुअल मोड पर किया भी जाता है तो कैप्टन और को पायलट को इसका ध्यान रखना पड़ता है। हम आपको घटना से एक दिन पहले ले चलते हैं, जब बोइंग 737 का यह जहाज अपनी रूटीन सर्विस पर गया हुआ था। वह इसको अच्छे से चेक करके इसकी सर्विस की गई थी और वहीं इसकी जांच करने वाले लोगों ने इसे मैनुअल मोड पर करके इसे पायलट को सौंप दिया था। विमान की उड़ान भरने से पहले पायलट और को पायलट दोनों का इस ओर ध्यान ही नहीं गया कि उनके प्लेन का मैनुअल मोड चालू ही रह गया है और इसके कारण जहाज में धीरे धीरे ऑक्सीजन की मात्रा घटने लगी, जिसके कारण विमान में बैठे सभी यात्रियों को बेचैनी होने लगी। और जब कॉकपिट में बैठे पायलट को यह अलार्म सुनाई दिया तो उन्होंने इसके पीछे का कारण जानने की कोशिश नहीं की और एक बार भी उनका ध्यान इस ओर गया ही नहीं कि प्लेन का प्रेशराइज बटन ऑन है। इस वजह से कॉकपिट में भी ऑक्सीजन का लेवल घट गया था, जिसके कारण दोनों पायलट बेहोशी की हालत में जाने लगे थे। विमान के अंदर ऑक्सीजन मास्क तो सभी यात्रियों को मिल चुका था, लेकिन कॉकपिट में ऑक्सीजन मास्क अपने आप नीचे नहीं गिरते, जिस कारण से दोनों पायलट बेहोश हो गए। साथ ही प्लेन में मौजूद यात्रियों और क्रू मेंबर एक एक करके बेहोश होने लगे थे, क्योंकि उनकी सीट के ऊपर लगे ऑक्सीजन मास्क केवल 12 मिनट तक ही ऑक्सीजन दे सकता था। प्लेन ऑटो पायलट मोड पर ही एथेंस के तरफ बढ़ता जा रहा था, दम तोड़ दिया था, केवल एक जने को छोड़कर, और ये थे फ्लाइट अटेंडेंट एंड्रियास रोडोमो। अब आप भी यही सोच रहे होंगे कि आखिर एंड्रियास इतनी देर तक कैसे जीवित रहे। तो आपको बता दें कि एंड्रियास एक स्काई डाइवर थे, क्योंकि स्काई डाइवर अपनी सांसों को लंबे समय तक रोक पाने में सक्षम होते हैं, इसलिए वो अब तक जिंदा थे। लेकिन अब ऑक्सीजन प्रेशर न मिलने के कारण उनकी भी हालत खराब हो गई थी। लेकिन जैसे तैसे करके वो कॉकपिट तक पहुंचे और प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन एथेंस तक पहुंचते पहुंचते ये प्लेन यात्रियों की जगह उनकी लाशों से भर चुका था। एंड्रियास अंत तक प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश में लगे रहे, लेकिन दुर्भाग्यवश वह इसमें सफल नहीं हो सके और अंततः प्लेन पहाड़ियों में जा टकराया, जिसमें सवार सभी 121 लोगों की मौत हो गई। इस घटना के लगभग 15 महीनों बाद ग्रीस के अधिकारियों ने इस घटना की रिपोर्ट पेश की, जिसमें बताया गया इस पूरी घटना के लिए सिर्फ और सिर्फ एक बटन जिम्मेदार था, प्लेन का प्रेशराइज बटन, क्योंकि वह बटन उस वक्त मैनुअल मोड में था। भले ही अधिकारियों को ये नहीं लगता हो कि हमारी नज़र में असल दोषी उस सर्विस सेंटर के एम्प्लॉई थे जहां प्लेन रूटीन सर्विस के लिए गया था, जिन्होंने इस प्रेशराइज बटन को ऑटो से मैनुअल मोड पर कर दिया था, लेकिन इस बात की खबर किसी को भी नहीं दी थी। ऐसे में या तो इसके वापस ऑटो मोड पर करना था या पायलट को यह बात बतानी थी, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर वह उस दिन इतनी बड़ी लापरवाही नहीं करते तो 121 लोगों की जान नहीं जाती। तो आपको इस बारे में क्या राय है, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।